तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके एमसीक्यूज को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट है 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करना। इसके बाद हम आपके लिए बाकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आपके बोर्ड में आने के चांसेस हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एमसीक्यूज, हर एग्ज़ाम में हमें ये एग्ज़ाम जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उन सभी को सॉल्व करना है। तो अब हर बच्चा ये 20 नंबर तो पक्के करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, If Britain was ruling imperial power, India was its। जब ब्रिटेन इंपीरियल पावर में था तो इंडिया क्या था उस टाइम उसका? तो इंडिया क्या था? इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इंडिया एक कॉलोनी था। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर ट्रू फॉर इंडियन इकोनॉमी? Option A, India had an independent economy and flourishing market. Livelihood of Indian people was mainly based on agriculture. Indian handicrafts, textile industry and metallic work enjoyed a worldwide market, या all of the above। तो यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे क्वेश्चन में कि ब्रिटिश रूल से पहले इनमें से क्या सही है, क्या चीज़ें सही हैं? तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें सही हैं। इंडिया देखिए एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी और फ्लरिशिंग मार्केट होता था। इंडिया की जो लिवलीहुड थी वो बेस्ड एग्रीकल्चर पर थी। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, इन टेक्सटाइल्स, ये सब मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन हु मेड द मोस्ट नोटेबल attempt to calculate India's national income during British rule in India on the eve of independence was। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये कौन से पर्सन थे जिन्होंने इंडियन की नेशनल इकोनॉमी को नोट किया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस वाज। ये तो आप सबको पता होगा। यस, वेरी गुड, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कौन सा मेन रीजन था स्टैग्नेशन का ब्रिटिश रूल के टाइम पे? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट होता था उस टाइम पे, लैंड सेटलमेंट किया गया था। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सेंसस ईयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया? फर्स्ट सेंसस ईयर कौन सा था ब्रिटिश ईयर का? 1881। तो आंसर इज सी, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज अ मेजर सेटबैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर? तो यहाँ पर आपका जाएगा किस में था? हैंडीक्राफ्ट्स में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रिपीट हो गया। 8, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के पर्पज से प्रोडक्शन किया जा रहा था लार्ज कैश क्रॉप्स का। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कमेंसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, या द ग्रेट इंडियन डायस्पोरा? तो आंसर ए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम कॉटन अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सॉ इट्स एडवांसमेंट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? जूट, शुगर, पेपर, टी। तो यहाँ पर आंसर होगा कॉटन को छोड़कर और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी थी हमारे इंडिया में जो बहुत एडवांस थी? तो ये थी जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर। टिस्को इंडिया में कब आया था? ये कब एस्टेब्लिश किया गया था टिस्को को? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
इसको एस्टेब्लिश किया गया था बेटा 1907 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? सबसे ज़्यादा हम किसके साथ ट्रेड करते थे? तो ये होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट, कमेंट में आप ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, लेवल कैसा लगा क्वेश्चंस का, और अगर आपको और डिफिकल्ट लेवल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। 1921, द ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the year 1853 was an import year in the history of India. The year 1853 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर क्यों बोला जाता है? दिस वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? क्या रीजन था जिसकी वजह से हम 1853 को एक इम्पॉर्टेंट ईयर बताते हैं? क्योंकि इस साल 1853 में इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवेज का, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to industrial sector, state the correct combination of statement. British wanted to reduce India to a mere supplier of raw material. India was a market for British finished goods. Improvement was basis of Indian economy due to improvement of industries. तो इसमें क्या है? केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या थ्री ओनली? तो ऑप्शन क्या होगा? 3 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन होगा इसका बी, 1 एंड 2 ओनली। थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसमें 3 आपको स्टेटमेंट दी गई थी कि ब्रिटिश वांटेड टू रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया वाज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स, या इंप्रूवमेंट वाज बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? नहीं, 3 गलत है, 1 एंड 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एन डैश इकोनॉमी? कैसी इकोनॉमी थी हमारी? एग्रीकल्चर, तो एग्रेरियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द सेक्टर हैड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स? कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स है, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? अगेन ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ द डैश फैसिलिटेटेड ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया आफ्टर द ईयर? किस ईयर के बाद से ब्रिटिश ट्रेड शुरू हुआ था इंडिया में? जब स्वेज कैनल बनी थी, स्वेज कैनल इन 1869, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र हुई थी? कॉटन, कोल, हैंडीक्राफ्ट या आयरन ओर? सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ था हैंडीक्राफ्ट, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी थी? ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश सॉ द ड्रेन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स टू जमींदार इन बंगाल? कौन सा सिस्टम आया था? जमींदारी सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश, अच्छा ये रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज? इंडिपेंडेंस के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? ये थी 44। आपको पता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, तो लोग बीमार जल्दी होते थे और जल्दी मर जाते थे, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी 44। मतलब 44 तक ही, 44 एज तक इंसान जिंदा रहता था, ह्यूमन बीइंग, हम लोग जिंदा रहते थे। उसके बाद ऑटोमेटिकली टाटा बाय बाय। मतलब ऐसा नहीं है, सभी मर जाते थे, पर मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 वॉज द फर्स्ट डैश फॉर इंडिया? 1881 क्या था फॉर इंडिया के लिए? कौन ईयर था, किस चीज़ का ईयर था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, सेंसस ईयर, डेवलपमेंट ईयर या रिवॉल्यूशन ईयर? सेंसस ईयर, यहाँ से हमारी सेंसस जनगणना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर डैश वॉज 16% ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या था हमारा 16%? इंडिपेंडेंस के टाइम पर लिटरेसी रेट केवल 16% लोग पढ़े लिखे होते थे। क्या बोल रहे हो, मज़ा आ गया? नहीं भाई, एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो जोक की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इज इट्स कॉलोनी इज रेफर्ड टू एज। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस होते हैं दो कंट्रियों के बीच में, एक रूलर होगा दूसरा उसकी कॉलोनी होगी, इसे क्या बोलते हैं? तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉलोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 25, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कौन से ईयर में आया था पोस्टल सिस्टम? ये आया था बेटा 1937 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेल इन इंडिया, बहुत आता है ये क्वेश्चन तो आपका जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे ना, वहाँ पर भी उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। आप यूपीटीजीटी करें, पीजीटी करें, टेट करें, टेट क्लियर करें, और हो सकता है सीयूईटी में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो फर्स्ट रेल इन इंडिया स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन, कब आई थी? 1853 में तो आई थी, ये तो पता है, तो 1853 का एक ही ऑप्शन है, लेकिन कब आई थी? 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल रेफर्स टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ डैश। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या लेते हैं? पॉपुलेशन का साइज, किस पॉपुलेशन का साइज लिया जाता है? डेमोग्राफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, या फिर पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक प्रोफाइल, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद सोशल इकोनॉमिक स्टेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वेज कैनल वॉज ओपनड इन, कब शुरू हुई थी स्वेज कैनल? अभी हमने पहले पढ़ा 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वॉज, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी क्या थी? इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, प्रॉस्पेरियस थी, ऑल ऑफ द अबव, सब थी। ये ब्रिटिश वालों ने हमें गड़बड़ कराया हमारी इकोनॉमी को, अदरवाइज उससे पहले हम थे ना सोने की चिड़िया। हाँ, बस वही सारी चीज़ें थी हमारे पास, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडियन, कौन सा था? ये तो आप सब बता सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बताया आपने, एग्रीकल्चर, सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट है, उन्हें पढ़ना है और उनके बारे में बताना है जो अब आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्टेटमेंट हैं दो, उन्हें पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, दोनों सही है या कोई एक सही है। तो स्टेटमेंट 1 है, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ दादाभाई नौरोजी ऑन इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, नहीं, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फिर से असर्शन और रीजनिंग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 है आपका, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय ब्रिटिशर्स वर कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हा हा हा, जोक ऑफ द डे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर 1 तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स वर कनेक्टेड टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन इन देयर कंट्री। यस, ये बिल्कुल सही था, इन्होंने हमसे वही चीज़ प्रोडक्शन कराई जो इनकी कंट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज हो सकें। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1, बिफोर द advent of British rule, kings and nawabs protected handicraft industries। हाँ, बिल्कुल सही है, उससे पहले किंग्स और नवाब होते थे जो प्रोटेक्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज
वर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर किंग्स। हाँ बिल्कुल सही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सोर्स ऑफ रेवेन्यू का काम करती थी, वहीं से उन्हें पैसे मिलते थे किंग्स को। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी देख लेते हैं बोथ आर करेक्ट कहाँ है। ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फिर से हमें एक सही ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर गेन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवांसमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर आया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत, ये तो सुना भी नहीं जाना भाई। स्टेटमेंट 2, 100% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। नहीं, 100% तो नहीं थी, तो दोनों ही गलत हैं, तो बोथ आर इनकरेक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें स्टेटमेंट हमें पढ़नी है और बताना है सही ऑल्टरनेटिव। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। बिल्कुल सही, यहीं से पढ़ने से पता चल गया कि मशीन टूल्स के लिए प्रोड्यूस करती है। हाँ बिल्कुल सही है। विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजप्शन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1 तो। सेकेंड पढ़ते हैं, देयर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाँ पब्लिक सेक्टर ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, कोई क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और पीछे पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैव मोनोपोली ओवर ट्रेड इन 19th सेंचुरी। नहीं, मोनोपोली नहीं था। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर मोनोपोली पर थे 19th सेंचुरी में, नहीं। स्टेटमेंट 2, एक्सपोर्ट सरप्लस लेड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। हाँ एक्सपोर्ट सरप्लस ज़रूर हुआ था, क्योंकि यहीं से इसी सरप्लस से वो दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट करते थे। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट, ये हमें देखने हैं और मैच करना है पेयर से। तो फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया, तो इसमें हमें एक करेक्ट मैच पेयर को देखना है। तो फर्स्ट सेंसस 32 ईयर्स, नहीं बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए कहीं पर है ए का 1, नहीं बिल्कुल गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडर ब्रिटिश रूल 1850, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बाय ब्रिटिशर्स 1881, बिल्कुल गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया 1837। हाँ एक यही पेयर इसमें सही है, करेक्टली मैच किया गया है, बाकी सारे पेयर तो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी का 4 ये पेयर सही है, बाकी सारे इसमें रॉन्ग है। फर्स्ट सेंसस 32 ईयर्स, तो पहले पता चल रहा है गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1850, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 44 होती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ 1853 था, ये भी गलत है। एक बस ये सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमें यहाँ पर फिर से। कोई एक ही पेयर मैच होगा सही, वो हमें देखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ये तो आप देख के समझ जाओगे, दादा भाई नेहरू जी, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल इनकम ऑफ 1931-32 वॉज एस्टिमेटेड बाय VKRV राव। हाँ ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ही ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। तो VKRV कौन है? VKRV थे विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्धराजा राव। ठीक है, तो ये पेयर हमारा सही है। आगे के पेयर्स हम देख लें। आंसर तो वैसे में ही मिल चुका है, फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ। नहीं, ये तो एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया। एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? B2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका
फिर से हमें एक पेयर मैच करना है और इसमें बताना है कौन सा सही पेयर है। तो देखिए, आफ्टर पार्टीशन फर्टाइल लैंड फॉर फूड प्रोडक्शन वेंट टू पाकिस्तान, जमींदार, बिल्कुल गलत, कोई मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट, आफ्टर पार्टीशन फर्टाइल लैंड फॉर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, ओनर ऑफ लैंड अंडर लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेड, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके बाद का ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वर एक्सपोज टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट, हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी का 4, ये पेयर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हमें ये स्टेटमेंट रीड करनी है और इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, असर्शन या रीजनिंग, कौन से सही है। असर्शन है, सबसे पहले हम रीजन पढ़ते हैं, फिर उसके असर्शन पर जाएंगे। इट्स ओपनिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में असर्शन ज़रूरी था, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप रीजन से पता कर सकते हैं कि असर्शन सही है या नहीं। द स्वेज कैनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है वर्ल्ड में। रीजन देख लेते हैं। इट्स ओपनिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर। हाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हुई और इंडिया मार्केट के लिए एक ईजी एज हो गया, तो दोनों सही हैं, असर्शन भी रीजनिंग भी। अब देख लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 42, ओके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज हाई अंडर ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। नेक्स्ट, द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर अनअवेलेबल एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, असर्शन भी रीजनिंग भी, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजनिंग हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर असर्शन है, अंडर कॉलोनियल रिजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड था, ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका रीजन देख लेते हैं हम। द मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वॉज टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन इसका चला जाएगा असर्शन ट्रू बट रीजन इज नॉट, सी, क्योंकि रीजन उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। रोड्स कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो फिट नहीं था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए रेलवेज बनाई गई थी। नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं इसका। अंडर ब्रिटिश रूल देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि ऑल वेदर रोड्स की शॉर्टेज थी, रोड्स थे ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका बी, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज, क्या था, पर्पस क्या था इसका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल था उनका क्या पर्पस था इंडिया में रूल करने का। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, इंडिया की ग्रोथ तो करनी नहीं थी इन्हें। सोशल वेलफेयर, बिल्कुल ही गलत, आगे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, सोशल वेलफेयर के बाद ही रुक गए। एक्सपांड इट्स मॉडर्न इंडस्ट्री बेस, हमारे इंडस्ट्री को मॉडर्न करने आए थे, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर, हाँ, ये है हमारा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सप्लाई करते थे मार्केट में, तो वो इन्हें कहीं ना कहीं हमें कम करना था, और इन्होंने कैश क्रॉप्स स्टार्ट करा दी थी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोटिव्स बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे क्या मोटिव रहा होगा। मेक इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मेक इंडिया इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना था, वो भी ठीक है, और इम्पोर्टर बनाना था फिनिश्ड गुड्स का, ये दोनों ही कराए थे उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हमसे, तो रीज़न बोथ ए एंड बी दोनों हैं,
आंसर सी। नेक्स्ट, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट डैश सेंचुरीज। तो ये तो हमें रटा रटाया क्वेश्चन है, हर इंडियन को पता है, तो 2 centuries। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 है, इंडिया हैड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही, हम इंडिपेंडेंट थे इनसे पहले। स्टेटमेंट 2, प्रोडक्शन वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर पीपल अंडर ब्रिटिश रूल। नहीं, प्रोडक्शन हमारे लिए मेन सोर्स नहीं था लिवलीहुड का, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर ही कराया जाता था, ये इंडस्ट्रीज थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करना है हमें यहाँ पे, और कोई एक पेयर करेक्टली मैच होगा, वो हमें देखना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। टिस्को 1972 गलत है बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आप बैक जाके देख सकते हैं। फर्स्ट सेंसस अंडर ब्रिटिश रूल बिल्कुल गलत है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1881, ये ठीक है बिल्कुल, 1881। तो C3 आंसर होगा इसका, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने लेवल पर जूम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसीलिए किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं आता, फिर क्वेश्चन कट जाता है, तो आप अपने लेवल पर इसे जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमें यहाँ से सही ऑल्टरनेटिव देखना है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री में। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हाँ हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया था। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी इन इंडिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे पॉजिटिव एडवांस पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ब्रिटिश रूल के, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। स्टेटमेंट हमें रीड करनी है असर्शन और रीजनिंग। तो असर्शन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप्ड कम्युनिकेशन, कहाँ गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कम्युनिकेशन डेवलप किया था उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, है तो सही, असर्शन तो सही है। अब इसका रीजन देखते हैं, क्या रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है। रीजन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना था एडमिनिस्ट्रेशन पर, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना था इन्हें, इसीलिए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए केस स्टडी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने कर रही हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। द इंडियन इकोनॉमी जस्ट बिफोर autonomy endured and keeps on experiencing the impact of zamindari framework. In this framework, the principal focal point of poverty measures is to separate lease paying little mind to financial states of the ranchers. This is one of the central explanation behind pressure among ranchers and dread of taking a risk to develop, consequently prompting us stale rural India. The absence of asset, be it monetary or something else, is a basic factor prompting a stale rural area. Broad commercialization of agribusiness alludes to the shift from developing for self-developing, available to be purchased on the lookout. This has not been useful in working on the state of frontier because of the presence of broker. Subsequently, the stagnation of or hindrance of Indian rural area. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आगे, एक मिनट, इसका क्वेश्चन कट गया है, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट डैश सेंचुरीज। तो ये हमें पता है 2 centuries था, ठीक है। बट मुझे भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, केस स्टडी दी क्यों जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1, इंडिया हैड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें दोनों करेक्ट थे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा 54 इज नोन एज शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेटिंग फ्रॉम सेल्फ टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेटिंग फॉर सेल इन मार्केट। इसे क्या बोलते हैं? अपने लिए कल्टिवेट करते थे, अब हम सेल करने के पर्पज से, बेचने के पर्पज से कल्टिवेट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंसिव कॉमर्शियलाइजेशन, ऑप्शन बी। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की, 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर स्टेगनेंट एग्रीकल्चर। क्या रीजन था? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, लैक ऑफ रिसोर्सेज, या बोथ बी एंड सी। देखो ऑप्शन तो हमारे दोनों ही थे, बी और सी। फाइनेंशियल कैपिटल भी नहीं थी लोगों के पास और हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस चैप्टर का, इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफर्ड फ्रॉम। हम उस टाइम किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे? एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर किस चीज़ से सफ़र कर रही थी? लैंड सीलिंग से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत सारी ज़मीनें थी और कुछ लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, है ना। तो लैंड सीलिंग एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। आप बताइए क्वेश्चन का लेवल आपको कैसे लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, असर्शन रीजनिंग हमने कवर की हैं, स्टेटमेंट्स हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं 20 मार्क्स में। इन 20 मार्क्स को हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, हम फोकस करते हैं बाकी मार्क्स के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर या बाकी टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन ये 20 मार्क्स आपके एक परसेंटेज को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएँ और हमें कमेंट करके यहाँ पे थैंक यू बोलें, या फिर हम भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो यहाँ यही एक पर्पज़ है कि आपके जितने ज़्यादा मार्क्स हम दिलवा सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम MCQ सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड बाय बाय।